वेलकम टू चैनल। माय नेम इज संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे वॉलंटरी रिवीजन ऑफ कस्टम्स एंट्री सेक्शन 18A ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। ये एक सीबीआईसी के द्वारा लाया गया ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि आपने मान लीजिए कोई बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल फाइल करी है और उसमें कुछ फाइल करते टाइम कुछ मिस्टेक हो गई। तो पहले क्या होता था, आपको रिवीजन के लिए पहले आपको री अपील करनी पड़ती थी अंडर सेक्शन 128 और 149। तब आपको अप्रूवल मिलता था, देन यू वर एबल टू गेट द अमेंडमेंट अंडर दैट बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल्स। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें आपको एक प्रोसीजर दिया गया है जिसके द्वारा आप अपनी बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल में करेक्शन करवा सकते हैं। ये वॉलंटरी है तो आप खुद से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और ये बहुत इजी प्रोसेस है। पहले आपको बताया गया कस्टम प्रोसीजर का वो जो क्लियरेंस के बाद उसको ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं था। अर्लियर देयर वाज नो मैकेनिज्म, यू हैव टू अप्लाई फॉर द अपील। तो अब ये जो सेक्शन 18A इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर कस्टम्स एक्ट 1962, इससे आप वॉलंटरी रिवीजन के लिए जा सकते हैं। और ये सारी नोटिफिकेशन है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? नोटिफिकेशन नंबर 68 प्रॉपर ऑफिसर को डिफाइन करता है। नोटिफिकेशन नंबर 69 एप्लीकेशन फी को डिफाइन करती है। नोटिफिकेशन नंबर 70 रेगुलराइजेशन फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। 71 एक्सक्लूड करती है कि कौन सी स्कीम कवर होंगी या नहीं होंगी। सर्कुलर नंबर 26 ये आपको डिफाइन करती है कि क्या प्रोसीजर रहेंगे। की फीचर्स क्या है इसके? इंपोर्टर एक्सपोर्टर कैन फाइल इलेक्ट्रॉनिक रिवीजन आफ्टर कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस के बाद आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक रिवीजन के लिए भी डाल सकते हैं। पहले क्या होगा, वो सीप फाइल हो गया, आउट ऑफ चार्ज फाइल हो गई बिल ऑफ एंट्री की, तब आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे। अब ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, विच इज बेस्ट इनिशिएटिव बाय द सीबीआईसी। और एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन उसी पोर्ट से फाइल होगी जिस पोर्ट से आपने ड्यूटी पे करी है। कवर क्या क्या चीजें होती हैं? बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, एंट्री अंडर सेक्शन 84। एक बिल ऑफ, ऐसा नहीं है कि आपने 4 बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है और चारों की एक साथ एप्लीकेशन लगा सकते हैं, नहीं। एक बिल ऑफ एंट्री की एप्लीकेशन एक ही टाइम पे लगेगी। अगर आपने क्या नाम है एप्लीकेशन लगाई है और उसको लगाते टाइम आपकी कुछ रिवाइज्ड ड्यूटी बन रही है तो पहले आपको वो पे करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सबमिट योर एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे अपने किसी भी बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल की, तो उसको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ऑफिसर चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि हर एक बिल ऑफ एंट्री को चेक करा जा रहा है, हर एक एप्लीकेशन को चेक करा जा रहा है, नहीं। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किसी किसी बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल्स को चेक किया जा सकता है। रिवीजन कम रिफंड, आपको सिर्फ उसमें उसी एप्लीकेशन में नहीं दिया जा रहा है ऑप्शन, उस एप्लीकेशन में भी दिया जा रहा है जिसके अंदर आपको रिफंड भी अलाउड होगा। जैसे कि सेक्शन 27 के अंदर मान लीजिए आपने ज़्यादा ड्यूटी पे कर दी है, किसी एचएसएन कोड को आपने शो किया अपनी बिल ऑफ एंट्री के अंदर, मान लीजिए उस पर ड्यूटी जो बन रही थी वो 15% बन रही थी। आफ्टर शोइंग द करेक्ट एचएसएन कोड यू वर लाइबल टू गेट द रिफंड ऑफ लेट्स से योर करंट एचएस कोड rate is 5%. Now the 10% will be refunded through this procedure. अब जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको एक ARN जनरेट होगा जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं उसका स्टेटस। इस केस में सारी एप्लीकेशंस को वेरीफाई करेगा प्रॉपर ऑफिसर। एक्नॉलेजमेंट 10 वर्किंग डे के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी जो भी इसके अंदर स्टेटस होगा। इंटरेस्ट भी इसमें मिलेगा। अगर आपकी रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाती है तो इसमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। रिफंड जो मिलेगा अंडर सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 के अंदर मिलेगा आफ्टर वेरिफिकेशन। केसेस कौन कौन से इसमें कवर नहीं होंगे? सबसे पहला, जिसमें ऑडिट चल रही हो, सर्च चल रहा हो, सीजर चल रहा हो, समन चल रहा हो, इनमें से कुछ भी चल रहा हो, तो आप इस सेक्शन 18A का फायदा नहीं उठा सकते। या फिर रीअसेसमेंट करी जा रही हो जिसकी रीअसेसमेंट हो चुकी है सेक्शन 17, 18, 84 के अंदर, या फिर ईपीसीजी या AAIGCR किसी और नोटिफिकेशन के अंदर आपने वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है। मान लीजिए आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी ईपीसीजी के अंदर, अब आप 1 साल बाद सोच रहे हैं कि मैं उसमें एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्यों ना इसकी ड्यूटी पे करके इसको क्लोज कर देता हूँ मैटर। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सरेंडर करना पड़ेगा पहले अपना ईपीसीजी लाइसेंस। आफ्टर दैट यू कैन गेट योर, आफ्टर दैट यू हैव टू पे द ड्यूटी ऑन आइसगेट पोर्टल एंड
then you can cancel your bond or bank guarantee whatever you have paid while applying the EPCG. That means अगर किसी नोटिफिकेशन के थ्रू कोई प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप सेक्शन 18A के अंदर वो फायदा नहीं ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एक सबमिट करनी पड़ेगी मैंडेटरीली। सेल्फ डिक्लेरेशन में बेसिकली यही चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आपका कोई भी ऑडिट सीजर या सर्च सीजर समन्स कुछ भी नहीं चल रहा है, रीअसेसमेंट ऑफ केसेस नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके सेक्शन 17, 18 और 84 में, और कोई भी नोटिफिकेशन के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं डिफाइन किया हुआ जिसको आप इसके अंदर, जैसे कि ईपीसीजी की अलग नोटिफिकेशन है, एडवांस की एक अलग नोटिफिकेशन है, आईजीसीआर की अलग नोटिफिकेशन, तो उस नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी हुई है उसकी कोई आप अमेंडमेंट नहीं करा रहे हैं, कोई फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं आप, या आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करनी है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, आपको सबसे पहले आइस के पोर्टल पे जाना है, फिर आपको उसके अंदर वॉलंटरी रिवीजन के अंदर सेक्शन 18A के अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन आपको एक ARN जनरेट होगा, वहाँ पर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी या फिर आपको रिफंड एप्लीकेबल होगा। RMS के द्वारा आपका चेक किया जाएगा कि आपने सही एप्लीकेशन फाइल करी है या नहीं फाइल करी। आफ्टर वेरिफिकेशन आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। ये टेकअवेज क्या है, ये इफेक्टिव होगी 1 नवंबर 2025 से। एनकरेज करती है सेल्फ करेक्शन पोस्ट क्लियरेंस, नॉट एप्लीकेबल टू EPCG, AIGCR schemes and other schemes where the notification has been defined by the customs. यूज अपॉर्चुनिटी बिफोर ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत कर दिया है तो उसको सब इजली आप कर लीजिए उसको करेक्ट। आप मुझे कर सकते हैं, मैं भी आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ एप्लीकेशन को अप्लाई करने में, किसी भी प्रकार की क्वेरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो।